हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीनलैंडर चैनल पे जहां आपको मिलते हैं फैक्ट्स कहानियों के साथ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है क्या? ये है कि जो यूरोपियंस थे, जैसे पुर्तगीज आए, डच आए, आपके इंग्लिश आए, ये इंडिया में क्यों आए और इनको क्या आवश्यकता पड़ी ऐसे कि इनको इंडिया की तरफ आना पड़ा। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन में जो सबसे पहले यूरोपियन हमको पढ़ने पड़ते हैं वो है पुर्तगीज। तो आज की वीडियो में हम जो डील करेंगे वो पुर्तगीज से ही हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पे डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें ये पता है, हमने जितनी भी अभी तक प्रिपरेशन कर रखी है, वास्को डी गामा का नाम हम सबने सुन रखा है। और वास्को डी गामा जो इंडिया पहुंचा था वो पहुंचा था 1498 में। कब पहुंचा था वो? 1498 में वो इंडिया पहुंचा था। इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि वास्को डी गामा को 1498 में इंडिया आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये जानने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ल्ड सिनेरियो उस समय देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये हम 15th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 1498 यानी कि 15th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। उससे पहले जो 14th, 13th और 12th या 10th सेंचुरी तक भी अगर हम बात करें, तो जो यूरोप वाला रीजन था जिसमें टर्की और ये जो मिडल ईस्ट वाला इलाका है, तो उस पे एक एम्पायर क्या करता था, राज करता था, जिसका नाम क्या था? रोमन एम्पायर। तो वो उस समय तक क्या था ना, बहुत फ्लोरिस्ट एम्पायर था। बहुत एक बड़े से इलाके में, या ईरान तक, पूरा मिडल ईस्ट में वो क्या कर रहा था, फैला कर रहा था। लेकिन समय के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है आपका, वहाँ भी एक पावर क्या होने लगी, अराइज होने लगी। और उस पावर का नाम है क्या? ऑटोमन अम्पायर। तो ऑटोमन अम्पायर इतना ज़्यादा क्या हो गया, पावरफुल हो गया, कि उसने पूरा मिडिल ईस्ट वाला रीजन, आप देख सकते हैं कि पहले जो आपका रोमन अम्पायर वो पूरे इस इलाके तक फैला हुआ है। ये देखिए पूरा यहाँ तक, पूरे जितने भी सी रूट्स हैं वो उसके ही कंट्रोल में है। तो ट्रेड व्रेड जो उस समय पे होता था वो आसानी से हो जाता था। कोई भी बीच में क्या नहीं था, मीडिएटर उनको फेस नहीं करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ऑटोमन अम्पायर का राइज हुआ, तो ये सारा रीजन इनके हाथ से चला गया। और सबसे बड़ी बात क्या हुई यूरोपियंस के लिए, उनके हाथ से कॉन्स्टेंटिनोपोल जो रेड सी के पास पड़ता है, वो वाला इलाका वो हार गए। किससे? ऑटोमन अम्पायर से। और कॉन्स्टेंटिनोपॉल बहुत ज़्यादा मेजर आपका क्या करता था, एक अहम भूमिका निभाता था किसमें? ट्रेड में। अब ये ट्रेड कहाँ से बीच में आया? देखिए, जितनी भी आज तक वर्ल्ड में जितने भी बैटल्स हुए हैं या जितने भी किंगडम बने हैं, वो सारा खेल किसका है? ट्रेड का ही है। ठीक है, तो पहले से ही इंडिया या ईस्ट से, आप मान लीजिए साउथ वेस्ट एशिया जो हमारा है, या एशियन वाले रीजन से या इंडिया से क्या होता था, बहुत सारा क्या होता था आपका, ट्रेड किया जाता था। जैसे सिल्क का, स्पाइसेस का, ये सारी चीज़ें क्या थी, इंडिया पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी। तो वहाँ से क्या करते थे, मर्चेंट आते थे और बाय द लैंड रूट, अभी तक सी रूट फाउंड नहीं किया गया, लैंड रूट जो कि वही वाला मिडिल ईस्ट से होते हुए आपको देखने को मिलता है, इंडिया में आते थे और क्या करते थे, अपना ट्रेड करते थे, जो भी आराम से चल रहा था रोमन अम्पायर तक। अब जैसे ही ऑटोमन अम्पायर आया, तो ऑटोमन अम्पायर के आने के बाद क्या हुआ, रोमन अम्पायर को बड़ी दिक्कत होने लगी। अब रोमन अम्पायर को क्या दिक्कत होने लगी, अब इनके हाथ से कॉन्स्टेंटिनोपोल भी चला गया है, वो भी किसके अंदर आ गया, आपका ऑटोमन अम्पायर के अंदर आ गया। अब जो ट्रेड हो रहा है, तो उस ट्रेड में इनको मिडिल मैन की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है। यानी कि मिडिल मैन मतलब बोले तो वही ऑटोमन तुर्क्स में जो ट्रेडर्स बैठे हैं बीच में, वो बीच में आ रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो हाई प्राइस में क्या कर रहे हैं, यूरोप को सामान बेच रहे हैं। यानी सॉरी, रोमन अम्पायर जो यूरोप ही बोलेंगे उसको, यूरोप में क्या कर रहे हैं, आपका हायर प्राइस में क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो सिल्क था, स्पाइसेस थे, जो भी इंडिया से उस समय क्या किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, उस पर हाई टैक्सेस लगा के क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राइस में, यानी कि 10x 20x तक क्या कर रहे थे, प्राइस में क्या कर रहे थे, यूरोप वालों को बेच रहे थे। तो यूरोप वाले इससे बड़े परेशान हो गए कि यार इतना महंगा सामान जो हमें पहले बहुत आसानी से मिल जाता था, वो अब हमें इतने महंगे क्या हो रहा है, दामों में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, यूरोपियों को क्या हुआ, बड़ी इच्छा हुई कि कुछ नया उपाय किया जाए और इंडिया तक पहुंचा जाए। तो फिर वो जाते हैं किस तरफ, सी रूट्स की तरफ। और इस वजह से फिर डिस्कवरी होती है किन रूट्स की, सी रूट की। अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है कि पुर्तगीज ही क्यों सबसे पहला कंट्री बना जो इंडिया तक आया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार हमें क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है। तो पुर्तगीज क्या था, देखिए उस समय पे यूरोप पे ना दो जो मेजर कंट्रीज थी, उनका जिनका दबदबा आप कह सकते हैं था यूरोप के अंदर, वो था कौन, आपका स्पेन, और कौन, पुर्तगाल। इन दोनों में भी क्या होती थी, टसल बिल्कुल चलते रहते थे कि
जो भी नई लैंड ये खोजते थे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उस पे इन दोनों ही कंट्रीज का क्या था, दबदबा था। तो अब ये दोनों कंट्रीज भी आपस में हमेशा इनमें टर्मोइल चलता रहता था कि मेरा टेरिटरी बढ़ा और इस टेरिटरी पे मेरा अधिकार होगा, इस पे मेरा ट्रेड पे मेरी मोनोपोली होगी। तो इस तरीके की इनकी क्या चलती थी, टसल बीच में चलती रहती थी। तो फिर एक दिन इस टसल को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या करी, एक ट्रिटी करी। क्या करी, एक ट्रिटी करी, ठीक है। और उस ट्रिटी का नाम था ट्रिटी ऑफ टोडोसिलस। कौन सी ट्रिटी, ट्रिटी ऑफ टोडोसिलस। ये किस किस के बीच में होती है, स्पेन और पुर्तगीज के बीच में होती है। कब, 19 वो सॉरी 1494 में क्या होती है, ये ट्रिटी होती है। अब इस ट्रिटी के अंदर क्या होता है, ये लोग एक इमेजनरी लाइन खींचते हैं, किसको सेंटर मानते हुए, केप ऑफ वर्डे आइलैंड को। और केप ऑफ वर्डे आइलैंड आपका इधर पड़ता है, अफ्रीका के बगल में इधर, ठीक है, इधर कहीं ये आइलैंड आपको देखने को मिलता है। तो इसको इन्होंने क्या माना, सेंटर मानते हुए एक इमेजनरी लाइन खींची। अब जैसे ही इमेजनरी लाइन खींची तो इस तरीके का मतलब ईस्ट और इधर का वेस्ट। तो स्पेन वालों ने बोला कि जो वेस्ट की तरफ जो भी नई लैंड मिलेगी उस पे किसका हक होगा, उस पे स्पेन का हक होगा। किधर, वेस्ट पे जो भी लैंड मिलेगी, कहाँ को, इस केप ऑफ वर्डे जो लाइन खींच रखी इन्होंने इमेजनरी, उसके वेस्ट में। और ईस्ट में जो भी आपकी लैंड मिलेगी उस पे किसका वो होगा, एम्पायर चलेगा, उसमें पुर्तगीज का। तो अब पुर्तगीज का पूरा फोकस चला जाता है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ ही क्या होता है, इंडिया भी पड़ता है। तो इस वजह से इनको बोला जाता था ईस्ट इंडियन कंपनीज। अब वो कंपनीज तो आप बाद में हम जब बात करेंगे कि कब खुली क्या खुली और उसको बोलने का अलग तरीका है, लेकिन आप कह सकते हैं एक तरीके से कि इस वजह से इंडिया में जो कंपनी ये लोग खोलते थे उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखते थे, बिकॉज ड्यू टू दिस इमेजनरी लाइन, ठीक है। तो अब हमने ट्रिटी ऑफ टोर्टोसोलस भी पढ़ लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम पुर्तगीज के बारे में कि इंडिया में कौन कौन पुर्तगीज आए और उन्होंने यहाँ क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगीज जो इंडिया आए उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा था। अब वास्को डी गामा के आने से पहले की भी कुछ कहानी रही होगी पुर्तगीज में कि क्यों वास्को डी गामा ही सफल रहा, उससे पहले भी तो कोई होगा। उससे पहले कौन थे, बार सॉरी बार्थोलोमस डियाज। कौन, बार्थोलोमस डियाज थे जो फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर थे जो सक्सेसफुली कहाँ तक पहुंचे थे, केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, आपको अफ्रीका के नीचे देखने को मिलता है, इधर यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। यहाँ तक ये व्यक्ति क्या गया था, पहुंच गया था यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक कि व्यक्ति कौन पहुंच गया था, बार्थोलोमस डियाज पहुंच गया था। अब बार्थोलोमस डियाज कब पहुंचा, 1487 में। कब पहुंचा है यहाँ, 1487 में ये यहाँ पहुंचा, 87 या 88 में, मतलब 87, 10 साल पहले। जब 1498 में आपका कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा था, तो उससे 10 साल पहले यानी कि 1488 में आपका कौन पहुंचा था, केप ऑफ गुड होप तक आपका बार्थोलोमस डियास पहुंचा था। अब बार्थोलोमस डियास को ये ऑटोनॉमी किसने दी कि आप जाएं और सी रूट ढूंढें। तो पुर्तगीज के एक प्रिंस थे जिनको नेविगेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेविगेटर भी बोला जाता है। इनके अंदर ना बहुत एंथुसियाज्म था। क्या था, एंथुसियाज्म था कि सी रूट खोज के कैसे भी कैसे करके जो ये अरब वाले मिडिल मैन बने बैठे हैं और हमको इतने हायर प्राइस पे क्या कर रहे हैं, आपका चीज़ों को बेच रहे हैं, और इनका जो एम्पायर है, कौन सा ऑटोमन एम्पायर अभी इनका जो है, इसको डिक्लाइन करने का उनका एक क्या था, बहुत एंथुसियाज्म था उसके अंदर, एक उसका ड्रीम जैसा था। तो उसने क्या किया, पूरे पुर्तगाल में अपने जो उसका एम्पायर वाला इलाका था उसमें उसने ये बोला कि आप लोग जाएं, मतलब जितने भी उसके अच्छे अच्छे मैन थे, कि जाएं और कोई नए रूट ढूंढे। तो उनमें से कौन था, बार्थोलोमस डियाज था, जिसने जो कहाँ तक पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रिंस आपके हेनरी इनका नाम था, प्रिंस हेनरी। और ये बात है आपकी 1454 की बात है, ठीक है। प्रिंस हेनरी कब रूल करते थे, आपके 1454 में। इनको नेविगेटर बोला जाता था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था इस फील्ड में कि आप लोग शिप बिल्डिंग करें और उसके बाद वाटर रूट देखें, अलग अलग टेरिटरी पे जाके देखें कि वहाँ क्या क्या है, और अपने अंदर उनको लेके आए। यानी कि इंपीरियलिज्म और कोलोनिज्म की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी, आपकी प्रिंस हेनरी ने रखी थी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो प्रिंस हेनरी के बाद के एफर्ट के कारण जो पहला आदमी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था वो कौन था, बार्थोलोमस डियास। उसके बाद आपकी क्या होती है, ट्रिटी ऑफ टोर्डेसिलस होती है कि कब, 1494 में। तो उसके बाद अब जो वास्को डी गामा थे उन्होंने केप ऑफ गुड होप तक तो केप ऑफ गुड होप तक तो उनको रास्ता अब एक प्रकार से पता चल गया। बार्थोलोमस डियास कहाँ तक आ गए थे, केप ऑफ गुड होप तक तो वो आ गए थे। तो अब वास्को डी गामा को वहां से आगे क्या क्या करना था, आपका सफर तय करना था। तो
केप ऑफ गुड होप तक जो पहुंचते हैं तो वहां उन्हें मिलता है एक इंडियन मर्चेंट। कौन मिलता है उन्हें वहां? एक इंडियन मर्चेंट जिसका नाम था क्या? अब्दुल मजीद। अब इस अब्दुल मजीद की हेल्प के थ्रू वास्को डी गामा पहुंचते हैं कहाँ? कैलीकट पे। और कैलीकट कहाँ है? हमारे ईस्ट कोस्ट कोस्ट पे है इधर, ठीक है, यानी कि मालाबार कोस्ट पे है इधर साइड पे, ठीक है। कैलीकट पहुंचते हैं और कैलीकट में उस समय राजा कौन था? जैमोरिन था। कौन था? जैमोरिन था जो कैलीकट में वहां पे रूल कर रहा था। तो जैमोरिन ने वास्को डी गामा का क्या किया? बहुत ज्यादा क्या किया? आपका स्वागत किया, काफी अच्छे से उसको क्या किया? स्वागत किया। और वास्को डी गामा 3 बार आया इंडिया। कितने बार आया आपका? 3 बार वो इंडिया आया। पहली बार जब आया तो 1498 में आया। अब 1498 में आया तो यहाँ से इसने, अब इसको पहले यूरोप में ही बेचारा, सॉरी, बहुत महंगे महंगे दाम में क्या कर रहा है? चीज़ें खरीद रहा है। अब जैसे ही यहाँ आया तो इसको स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा इसको क्या मिले? सस्ते मिले। जैसे पेपर, काफ़ी उस समय पे मोस्ट यूजली जो स्पाइस था पेपर था, तो उसको ही बहुत लो दाम में इसको मिले, हर्ब्स मिले। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें करके क्या लिया अपने, जो शिप लेके आया था उस पर इसने क्या करा? लोड करा, ठीक है। क्या गया? और ये कितने मंथ्स के लिए रहा था? जब फर्स्ट टाइम आया था तो ओनली कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए यहाँ रहा था, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए यहाँ रहा था और 3 मंथ्स में इसने जितना भी सामान लिया, और उसके बाद जब वापस कहाँ गया? अपने देश पुर्तगाल गया पूरा घूम के। तो इसने क्या किया? 60 टाइम्स, 60x ज़्यादा टाइम क्या कमाया था? उस वयाज को बेच के अपना क्या इसने प्रॉफिट कमाया था। तो इस लेवल पे आके यहाँ पे लोग क्या करना शुरू कर दिया था? ट्रेड इन्होंने करना शुरू कर दिया था। अब बात आती है उससे आगे। अब क्या कहते हैं 1498 में 3 मई, मई आपका मई 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा? कैलीकट पहुंचा। और कितने वक्त के लिए रुका ये? 3 मंथ्स के लिए रुका। और 3 मंथ्स में रुकने के बाद जो अपने साथ ये सामान ले गया, उसको इसने वहाँ यूरोप में जाके कितने टाइम बेचा? 60 टाइम बेचा। और बहुत ज़्यादा क्या कमाया इसने? प्रॉफिट कमाया। क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया। अब इसका प्रॉफिट देख के जो दूसरे वहाँ के ट्रेडर थे उनके मन में भी आया है कि हम भी जाएं और हम भी प्रॉफिट कमाएं। तो उसको देखा देखी करने के बाद एक व्यक्ति का नाम आता है जिनका नाम है पेड्रो एल्वरेस कैब्राल। अब सीधे सीधे कैब्राल भी हम क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो अब जो अगला नाम हम देखने को मिलेगा हमें, वो कौन सा नाम देखने को मिलेगा? गवर्नर्स पे अभी आते हैं। तो अगला नाम हमको देखने को मिलेगा क्या? कैब्राल। कैब्राल देखने को मिलेगा। अब कैब्राल आते हैं इंडिया 1500 में। कब आते हैं? 1500 में। कहाँ आते हैं? मालाबार कोस्ट पे ये भी पहुंचते हैं, ठीक है। अब वास्को डी गामा जा चुका है। तो अब जैसे ही ये कैब्राल यहाँ पहुंचा तो इसने क्या किया? ट्रेड शुरू किया। अब ये कुछ ज्यादा समय तक रुका इंडिया में, ठीक है। मतलब ये साल 5 साल तक ये इंडिया में, 3-4 साल मतलब ये रुका, ठीक है। तो ट्रेड शुरू करने लगा। ट्रेड शुरू करने का मतलब चीजें क्या करने लगा? खरीदने लगा। अब सस्ती मिल रही थी तो इसने बहुत ज्यादा खरीदी, एक्सेस अमाउंट में खरीद ली। क्या कर ली? एक्सेस अमाउंट में कर ली। अब एक्सेस अमाउंट में जब चीज़ें खरीदने लगा तो उन्हें रखने के लिए इससे क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो ये क्या करने लगा? स्टोर रूम टाइप में छोटी छोटी जगहों पर अपना सामान रखने लगा। अब ठीक है, कैब्राल आ गया आपके मालाबार कोस्ट पे। और जैमोरिन जो भी राजा है, जैमोरिन जैसे वहाँ का राजा है, तो ठीक है। तो अब एक सिंगल पुर्तगीज जो कैब्राल है वही तो वहाँ पे ट्रेडर नहीं होगा जो सामान खरीद रहा है और कम दाम में खरीद रहा है और वहाँ जाके फिर क्या कमाएगा? ज़्यादा आपका प्रॉफिट कमाएगा। तो ये चीज़ ना जो वहाँ के लोकल वेंडर्स थे, लोकल जो ट्रेडर्स थे, अब लोकल ट्रेडर्स में कौन होंगे? वहाँ के जो एक तो इंडिजीनियस लोग हैं और दूसरे कौन थे? अरब्स थे, जिन्होंने पहले ही ऑटोमन एम्पायर करके जो आपका अरब सी वाला रीजन है वो पूरा कैप्चर करके उनमें उनकी मोनोपोली थी। तो जब वो देखने लगे कि यार ये यूरोपियंस यहाँ आके हमारा सामान खरीद के वहाँ जो उनका मार्केट था जो पहले आपका मिडिल ईस्ट से होते हुए जा रहा था और वो लोग जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे अब वो उनका कम हो गया, क्योंकि यहाँ से ये लोग जा रहे हैं सस्ते में बेच रहे हैं मिडिल ईस्ट वालों से, तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं कर देंगे अरब वालों से। तो यहाँ ये दिक्कत पैदा होने लगी। अब पुर्तगीज और जो अरब मर्चेंट है उनके बीच में क्या होने लग गया? आपका टर्मोइल शुरू होने लग गया। तो ये टर्मोइल काफ़ी चला, इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ भी काफ़ी हुई। और ये लड़ाइयों को बिल्कुल सही कराते कराते कैब्राल ने क्या किया? कैब्राल ने कहा मैं अभी आर्मी लेके तो आया नहीं हूँ, मैं इनसे लड़ तो सकता नहीं। अब जैसे वो कहाँ आया था? कैलीकट में आया था। तो कैलीकट में उसने बोला ठीक है जितना सामान मैंने खरीदा वो मेरा ही रहेगा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। बट उसने क्या किया? अब वो कहाँ पहुंचने लगा? आपका कैन्नौर, कोचीन की तरफ वो बढ़ने लगा और वहाँ के राजाओं को उसने क्या कर लिया? दोस्त बना लिया। और वहाँ भी अब वो क्या करने लगा? अपना ट्रेड शुरू करने लगा। कहाँ? कैन्नौर हो गया, कोचीन हो गया, इस वाले इलाके में। कहाँ कहाँ?
कन्नूर और कोचीन वाले इलाके में वो क्या करने लग गया, अपना ट्रेड फिर से क्या करने लग गया, वो शुरू करने लग गया, जिससे फिर से क्या हो गए, अरब मर्चेंट था परेशान हो गए। लेकिन अब उस लेवल पे उनकी क्या थी, राइवलरी नहीं थी, क्योंकि वो कैलीकट में अब उतना व्यापार वो नहीं कर रहा था। अब फिर क्या होता है, अब देखिए, अब आते हैं वास्को डी गामा दोबारा इंडिया। ठीक है, कब आते हैं, वास्को डी गामा आते हैं दोबारा इंडिया। अब देखिए 1500 में कौन आ चुका है, कैब्राल आ चुका है। और यहाँ आके इसकी वजह से अरब लोगों से इनकी क्या हो गई है, थोड़े से जो रिश्ते थे वो क्या हो गए हैं, खराब हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं 1503 में कौन दोबारा कौन आते हैं, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा अब दोबारा आ गए। अब वास्को डी गामा को पहले से जानता है कौन, किंग जैमोरिन, यानी कि किंग उसको पहले से जानता है, सॉरी। अब जो कैब्राल को भी वास्को डी गामा जानता है, और कैब्राल ने इंडिया में इन 3 सालों में क्या क्या किया है वो भी वास्को डी गामा को पता है। तो कैब्राल का एक मन था कि एक फैक्ट्री खोली जाए, कहाँ, इंडिया में। क्या खोली जाए, एक फैक्ट्री खोली जाए। ठीक है, अब फैक्ट्री वर्ड सुन के यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, फैक्ट्री ऐसा नहीं कि मशीनरी लगी है, लोग काम कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं। वो खाली एक वेयर हाउस था जहाँ वो लोग जो सामान खरीदते थे, मतलब जो भी ट्रेडिंग का उनका सामान था उसको स्टोर करके रखते थे। तो कैब्राल का कहना था कि कुछ कैलीकट में हमको क्या करना है, एक फैक्ट्री खोलनी है। तो जब कैब्राल पर्सनली किंग के पास गया, तो किंग को अरब मर्चेंट्स को भी देखना था, क्योंकि टैक्स वो सबसे लेना है। तो उस वजह से किंग ने कैब्राल को मना कर दिया कि नहीं, आप क्या नहीं खोल सकते, फैक्ट्री नहीं खोल सकते। तो इस वजह से कैब्राल क्या करने लगा, फिर वही दूसरी दूसरी जगह जाके क्या करने लगा अपना, जैसे कोचीन हो गया, आपका कन्नौर हो गया, वहां जाके वो क्या करने लगा, दूसरे लोगों से ट्रेड करना उसने शुरू कर दिया। लेकिन जब 1503 में कौन आता है, वास्को डी गामा आता है। तो वास्को डी गामा को किंग पहले से जानता है। तो कैब्राल, वास्को डी गामा, कैब्राल अपने जो उसका इंटरेस्ट था फैक्ट्री बनाने का, वो बताता है कि इसको वास्को डी गामा को, वास्को डी गामा कहता है इट्स अ गुड आइडिया। देन वो जाते हैं किसके पास, किंग के पास, क्योंकि वास्को डी गामा के रिलेशन किंग से अच्छे हैं। तो वास्को डी गामा के कारण परमिशन मिल जाती है किंग की कि आप लोग क्या खोल सकते हैं, कैलीकट में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो 1503 में फर्स्ट फैक्ट्री खुलती है कहाँ, आपका कैलीकट में। कहाँ, कैलीकट में आपकी क्या खुलेगी, फर्स्ट फैक्ट्री खुलेगी, किसकी, पुर्तगीज की। ठीक, अब शुरू होता है आपका गवर्नर फेज। तो वास्को डी गामा और कैब्राल के बारे में हमने यहाँ पे तक देख लिया। ठीक, अब शुरू होता है हमारा किसका दौर, आपका गवर्नर्स का दौर। अब गवर्नर्स का दौर क्यों कह रहे हैं हम, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को हम गवर्नर क्यों बोल रहे हैं। अब जैसे, अब देखिए, इस पीछे वाली स्लाइड में हम देख लेते हैं। अब जो वास्को डी गामा है और कैब्राल है, अब ये दोनों जब वापस गए, कहाँ, पुर्तगाल, यहाँ फैक्ट्री खोल के, और जो भी फिर उनके वहाँ के लोकल लोगों से जो भी होगा उस समय का, जो इनके रिलेशन होंगे, उसके भरोसे अपनी फैक्ट्री छोड़ के कहाँ गए, ये अपना पुर्तगाल दोबारा गए। तो वहाँ का जो किंग था उस समय, जो भी किंग रहे होंगे, अभी हम उतना डीप नहीं जाएंगे। तो उस किंग की वजह से क्या हुआ, किंग ने कहा कि वहाँ से रेवेन्यू हमको क्या मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, गवर्नर डाल देते हैं, जो कि वहाँ का जो, अब हमारी फैक्ट्री भी वहाँ खुल गई है, तो वहाँ छोटी मोटी हमारी आर्मी भी क्या कर सकती है, रह सकती है। तो इस वजह से किंग ने क्या किया, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को एज अ गवर्नर कहाँ भेज दिया, इंडिया भेज दिया। और इसका जो टर्म था गवर्नर रहने का, वो कितना था, 3 ईयर्स, कितना ईयर्स, सॉरी, कितना ईयर, 3 साल तक ये क्या रहेगा, यहाँ अपनी जॉब को गवर्न करेगा। कितने ईयर तक, 3 ईयर्स तक। ठीक है, 3 ईयर्स तक। अब जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, कहाँ, आपके इंडिया में, तो ये सबसे पहले लेके आता है एक पॉलिसी, मतलब इनका जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो पीओवी था, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उनकी अंदर से उनका इंडिया में जो करने का मन था, वो था कि डोमिनेशन था, कि अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और इतना मुनाफा कमा रहे हैं, तो हमारा डोमिनेशन होना चाहिए, जहाँ से हमको क्या मिल रहा है, प्रोड्यूस, हम जो हमारा प्रोडक्शन वाला जो इलाका है, वहाँ हमारा क्या होना चाहिए, आपका डोमिनेशन होना चाहिए। तो अब लैंड पे डोमिनेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। ठीक है, और अभी अभी आप 1503 में ही आपने क्या कर रखी है, फैक्ट्री खोल रखी है। तो मैन पावर उतना ज़्यादा उनके पास नहीं था। तो लैंड पे तो वो क्या नहीं कर सकते, अपना एकदम डोमिनेशन, एकदम डोमिनेशन प्रूफ वो कर नहीं सकते, क्योंकि लैक ऑफ आर्मी है, और उतने दूर से आर्मी लेके आना अभी पॉसिबल नहीं है। तो अल्मेडा ने क्या कहा कि हम क्या होंगे, वाटर में ज़्यादा क्या होंगे, पावरफुल होंगे। क्या होंगे, वाटर में ज़्यादा पावरफुल होंगे। तो वो एक वो पॉलिसी लेते हैं, लेके आते हैं इसके लिए।
और उस पॉलिसी का नाम होता है ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंदर क्या होता था, वो ये चाहते थे कि जो इंडियन ओशन है, वो कौन है, इंडियन ओशन है, उस पे क्या हो, हमारा डोमिनेंस हो, यानी कि अदर कोई भी ट्रेडर अगर इंडियन ओशन पे आता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए, और इनकी लड़ाई होती भी है। ठीक है, इनकी लड़ाई होती भी है। अब इनकी लड़ाई क्या किससे होती है, हम वो देखते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखिएगा, ये हमेशा पूछी जाती है कि कौन लेके आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेके आया था। कौन सी पॉलिसी? ब्लू वाटर पॉलिसी। और ब्लू वाटर पॉलिसी का जो मतलब है वो क्या है, डोमिनेंस इन इंडियन ओशन। ठीक है, अब क्या होता है, 1508 में 1508 में एक बैटल होता है। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल। ठीक है, और ये बैटल होता है आपका यही अल्मीडा वर्सेस अल्मीडा वर्सेस अल्मीडा वर्सेस ये होता आपका, एक तो इसमें था गुजरात का रूलर जो उस समय पे था, गुजरात का रूलर प्लस इजिप्शियन रूलर प्लस टर्की का रूलर। अब आप ये देखिए, गुजरात का रूलर जो उस समय पे था वो बड़ा परेशान हो गया था इन लोगों से, क्योंकि वाटर पॉलिसी जब से आई थी तो उनको एक तो टैक्स देना पड़ता था और उनके ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, वो दखल अंदाजी कर रहे थे। और इजिप्शियन और टर्किन तो इससे पहले से क्या थे, परेशान थे, क्योंकि इन्होंने इनका पूरा ट्रेड क्या कर रखा था, खत्म कर रखा था, क्योंकि मिडिल ईस्ट वाला जो रूट था वो अब एक तरीके से क्या हो गया था, मतलब लगभग लगभग उसका जो सिग्निफिकेंस था वो क्या हो गया था, थोड़ा कम हो गया था। तो इस वजह से इन दो राजाओं ने किसके साथ मिलकर, गुजरात के राजा के साथ मिलकर किससे लड़ाई की, अल्मीडा से लड़ाई की। कब? 1508 में। और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ चौल। और इस बैटल ऑफ चौल में जो अल्मीडा का सन था, बेटा था इसका, वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अल्मीडा का जो सन था उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और एक तरीके से ये लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा जीत जाते हैं। बट उसके नेक्स्ट ईयर ही 1509 में ही एक बैटल और होता है, बैटल ऑफ द्यू। अभी बैटल कहाँ होता है, द्यू में, बैटल ऑफ द्यू। ठीक है, बैटल ऑफ द्यू होता है। इस समय भी अल्मीडा और ये तीनों आपके रूलर क्या होते हैं, लड़ते हैं। लेकिन इसमें एक और राजा आ जाता है, कौन? वो होता है जैमोरिन। कैलिकट वाला भी आ जाता है, क्योंकि कैलिकट वाले राजा के उसकी तरफ आने का मतलब ये होता है, देखो गुजरात का तो हम समझ गए कि पूरी तरीके से उसका ट्रेड क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और इजिप्शियन और टर्की जो थे वो पहले से उनसे परेशान थे, तो उन्होंने एज ए हेल्प करी थी उनकी। बट जैमोरिन के आने का ये मतलब होता है, अब जैसे फैक्ट्री उन्होंने खोल दी थी 1503 में, तो उस फैक्ट्री का यूज़ करने के लिए इन्होंने क्या किया, वहाँ मैन पावर बढ़ाना शुरू करा। तो यहाँ क्या आने लगे आपके, ज़्यादा ज़्यादा लोग आने लगे। ठीक है, मतलब जो यूरोपियन है, फॉरेन जो मैन है, उनकी क्या नहीं तादाद बढ़ने लगी, जिसके कारण जो उनके लोकल वेंडर्स थे या लोकल ट्रेडर्स थे वो क्या होने लगे, ऑफेंड होने लगे। और ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो अपने प्रजा का जो डोमिनेंस है उसको कम होता हुआ देख के उसके लिए लड़ाई ना करे। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जैमोरिन ने क्या किया, अल्मीडा के खिलाफ लड़ाई करी। बट अनफॉर्चुनेटली 1509 में बैटल ऑफ द्यू क्या हो जाते हैं, ये तीनों हार जाते हैं और अल्मीडा इसमें क्या हो जाता है, जीत जाता है। ठीक है, अल्मीडा इसमें क्या हो जाता है, जीत जाता है। और उसके अंडर फिर सारी सारी क्या आ जाती है आपकी टेरिटरी, किसके अंडर आ जाती है, पुर्तगीज के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो ये किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के रीन में। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो मेन काम था वो था कौन, आपका ब्लू वाटर पॉलिसी लाने का। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी वो जैसे ही लेके आया तो सारे लोग परेशान हो गए, तो उस वजह से उनको बैटल ऑफ चॉल हुआ फिर, और बैटल ऑफ द्यू भी उनको देखना पड़ा। अब हम पढ़ेंगे अपने, फिर उसके बाद आते हैं कौन, आपके अल्फांसो डी अल्बकर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अल्बकर के बारे में। अब जो अल्बकर हैं इनको रियल फाउंडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज। ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज इनको बोला जाता है। इन्होंने अल्मेडा को सक्सीड किया था कब, 1509 में। ठीक है, 1509 में इन्होंने क्या किया था, आपका
अल्बकर को ये मतलब गवर्नर बन के आए थे 1509 में, और इनको क्या बोला जाता है, रियल फाउंडर। अब रियल फाउंडर इनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने क्या था, एक्सपेंशन। क्या किया था, एक्सपेंशन। अभी तक हमने जो देखा है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा में कोचीन, कैलीकट, गुजरात, गुजरात भी पूरा नहीं, मतलब उसका जो, अगर हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो आप इसको वहाँ वाले रीजन से मिलाइए, जैसे ये गुजरात हमारा ऐसे बनता है, तो ये जो सी एरिया है हमारा, इस पे जो डोमिनेंस था, इस वजह से गुजरात यहाँ लड़ रहा था, ठीक है, अपना डोमिनेंस बनाए रखने के लिए सी में, क्योंकि ट्रेड होता है इस वजह से यहाँ, तो इस वजह से अल्मेडा और ये लड़े थे। बट जो एक्सपेंशन, जो टेरिटोरियल, जो आपका एक्सपेंशन किया था, वो किसने किया था आपका, किसने किया था, पुर्तगाल ने किया था। इन्होंने नीचे बहमनी एम्पायर को भी अपने अंडर ले लिया था, और गुजरात, गोवा, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्या किया था अपने अंदर, एरिया को अपने अंडर ले लिया था, मतलब एक्सपेंशन किया था पुर्तगीज पावर का इंडिया के अंदर, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है आपका, रियल फाउंडर ऑफ क्या, पुर्तगीज इनको बोला जाता है। अब जब भी अल्बकर का नाम आप सुने, एक तो रियल फाउंडर है, एक तो क्या है, रियल फाउंडर है, दूसरा इनका मेन काम था कार्टा सिस्टम। कार्टा सिस्टम, अब ये कार्टा सिस्टम क्या है, कार्टा सिस्टम कुछ नहीं है, एक प्रकार का टैक्स है। अब पुर्तगीज इतने ज़्यादा इंडियन ओशन और थोड़ा बहुत अरब ओशन पे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि अब चाहे कोई भी शिप आए, अब चाहे कोई भी शिप आए, उनको टैक्स देना होता था, किसको, पुर्तगीज को। यानी कि ये आपका अरेबियन सी और ये इंडियन सी, यहाँ से आप मान के चलें कि कोई अरब मर्चेंट अपना सामान लेके आ रहा है, ठीक है, कोई अरब मर्चेंट अपना सामान लेके आ रहा है, और यहाँ पर शिप है किसकी, आपकी पुर्तगीज की, तो यहाँ एंटर होने के लिए इनको परमिट लेना पड़ेगा। एक प्रकार का क्या था, काटा सिस्टम, परमिट था, पैसे देने पड़ेंगे तब जाके यहाँ क्या करेंगे, लैंड करेंगे। तो ये सिस्टम कौन लेके आया था, आपका अल ये सिस्टम लेके आया था। और मुगल्स तक, जो उस समय माइटी मुगल हैं 1511 के समय में, 1509 से इन्होंने कब तक रूल किया था, 1509 से लेके इन्होंने रूल किया था आपका 1515 तक, ठीक है। तो इन्होंने इतना कम रेंज में किया था, लेकिन एक्सपेंशन काफ़ी कर दिया था। तो इवन मुगल्स भी क्या करते थे उस समय, ये काटा सिस्टम पे करते थे। और जब ये एक बार शुरू हो गया, तो जब तक पुर्तगीज थे, मतलब जब तक पुर्तगीज का डोमिनेंस था उन इलाकों में इंडिया के अंदर, तब तक ये काटा सिस्टम चलते रहता था। और माइटी मुगल्स तक भी क्या करते थे आपका, ये काटा सिस्टम उनको पे करना पड़ता था, ठीक है। और एक्सपेंशन इन्होंने किया था, ये इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बीजापुर, गोवा हो गया, बीजापुर, ये सारी जो टेरिटरी थी, ये किसके अंदर आ गई थी, आपका दमन हो गया, सालसेट आइलैंड हो गया, बसीन आइलैंड हो गया। सालसेट और बसीन, यानी कि आपका जो मुंबई वाला इलाका है, उसको पहले सालसेट और बसीन बोला जाता था। ये सारे जितनी भी टेरिटरी थी, यानी कि जो कोंकण कोस्ट पे भी उन्होंने क्या शुरू कर दिया था, अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया था। एक बार हम ये देख लेते हैं कि कोस्ट सिस्टम, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे ना, तो कोस्ट हमें पता होना चाहिए था कि कहाँ से, ये इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया हो गया। इधर पड़ता है आपका कौन सा, कोरोमंडल कोस्ट, कौन सा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और जो ये वाला है, ये है मालाबार, और फिर ये वाला आ जाएगा आपका कोंकण, कोंकण कोस्ट। फिर इधर से जो गुजरात का याली बेल्ट शुरू होती है, इसको बोला जाता है आपका काठियावाड़, काठियावाड़। और जो फिर गुजरात का दूसरा वाला जो हिंद शुरू होता है, उसको बोला जाता है कच्छ, ठीक है। और इधर फिर वो हम बाद में देखेंगे, ये मेन हमको देखना है, कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण और काठियावाड़। तो अब ये क्या करने लगे, कोंकण कोस्ट की ओर भी क्या करने लगे, आपका एक्सपेंशन इन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो अल्बकर ने इतने सारे काम अपने रेन में किया था, मेन काम इनका क्या था, काटा सिस्टम और आपका जो एक्सपेंशन इन्होंने किया। तो अगले जो हमारे गवर्नर आते हैं, वो कौन आते हैं, निनोदी चूना आते हैं। अब निनोदी चूना के रेन में ये आते हैं आपके 1529 में, ठीक है। तो अल्बकर ने 1515 तक आपका राज करा, उसके बाद उसके बीच में भी अलग अलग आए होंगे, तो उनका सिग्निफिकेंस उतना ज़्यादा है नहीं। तो उसके बाद 1529 में सीधे कौन आए, आपके निनोदी चूना आए। अब निनोदी चूना का मेन जो अ, इनका रोल है, वो गुजरात को लेके है, गुजरात और हुगली को लेके, आपका वेस्ट बंगाल में हुगली को लेके, ठीक है। किसको लेके, हुगली को लेके, क्योंकि हुगली को पुर्तगीज बहुत
टाइम से क्या करना चाहते थे, कैप्चर करना चाहते थे कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो पहले हम गुजरात वाला इनका क्या समझते हैं, फैक्ट समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। अब गुजरात पे उस समय जो रूलर था, उस रूलर का नाम था सुल्तान बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। कौन रूल कर रहा था? बहादुर शाह रूल कर रहा था। और बहादुर शाह का जो रूल टर्मल चला था वो चला था जहांगीर से। जहांगीर से तो बहादुर शाह जहांगीर के सामने क्या था, काफी मतलब वीक था। तो इस बहादुर शाह ने हेल्प मांगी किससे? पुर्तगीज से। हेल्प किससे मांगी? पुर्तगीज से। और इस हेल्प के बदले उसने क्या किया, आइलैंड ऑफ बसीन किसको दे दिया? आपका पुर्तगीज को दे दिया। और बोला कि देव जो हमारा आइलैंड है उस पर आपको क्या बना के देंगे? फैक्ट्री बना के देंगे। और ये बोला कि हुगली में जो आपका हेडक्वार्टर बनाने में क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। तो ये मेन पॉइंट क्या था, हुगली में उनको हेडक्वार्टर बनाना था। तो इस वजह से अब क्या करते हैं, नीनो दी चूना अपनी आर्मी के साथ क्या करते हैं, बहादुर शाह की हेल्प करते हैं। लेकिन जो यूरोपियंस थे या पुर्तगीज थे उनका सिंपल सा मानना था कि हेल्प इतनी करो कि अपना काम निकल जाए। तो जब बैटल हो रहा था तो ये लोग काफ़ी लेट पहुंचे थे। कौन? पुर्तगीज अपनी आर्मी लेके, जबकि अगर टाइम पे जा सकते थे, बट उनका स्ट्रेटजी था कि लड़ने दो आपस में, फिर जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे लास्ट में पहुंच के, तो उस समय फिर जिस जो पावरफुल होगा उससे डील करी जाएगी। तो बहादुर शाह क्या उसमें हार जाता है। कौन हार जाता है? बहादुर शाह इसमें हार जाता है, ठीक है। तो बहादुर साहब, तो जैसे ही बहादुर शाह इनसे हारता है तो इनके रिलेशन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं कि आप समय पे आके आपने हमारी मदद नहीं करी। तो इस वजह से इनके रिलेशन क्या हो जाते हैं यहाँ पे, थोड़े से खराब हो जाते हैं। किसके? पुर्तगीज और आपकी किसके? बहादुर शाह के। तो ठीक है, अब पुर्तगीज को तो कोई उस पे है नहीं दिक्कत, क्योंकि मुगल से उनका क्या है, रिलेशन सही है। तो जब तक जहांगीर गुजरात में बैठा है तो ठीक है। लेकिन 1534 में क्या है, जहांगीर को जाना पड़ता है गुजरात छोड़ के, ठीक है। जहांगीर को क्या है, गुजरात छोड़ के जाना पड़ता है। तो अगेन फिर बहादुर शाह क्या आ जाता है यहाँ पे, एज अ किंग यहाँ पे बन जाता है। तो अब रिलेशन तो पहले खराब हो चुके हैं पुर्तगीज के साथ इनके, ठीक है। किसके? पुर्तगीज के क्या हो चुके हैं, रिलेशन खराब हो चुके हैं। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हो जाती है कि तुमने उस समय मेरी हेल्प नहीं करी थी, तो अब हम तुम्हें भी, जो हमारे बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था वो अब नहीं चलेगा। तो अब इस बात को लेके क्या होता है, पुर्तगीज में जो नीनो दी चूना था वो क्या बोलता है कि ठीक है, बैठ के हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे अपना मामला सुलटा लेते हैं। इस प्रकार का क्या करते हैं, एक प्रस्ताव रखता है। जो मेन कॉज था, जो बाउंड्री थी वहां पे, बहादुर शाह क्या करना चाहता था, एक बहुत बड़ी दीवार बनाना चाहता था। और जिसका क्या करना क्या था इनका, पुर्तगीज क्या चाहते थे कि ये दीवार ना बने। तो इस वजह से इनके बीच में क्या हो रहा था, ये पॉइंट ऑफ नेगोशिएशन था कि ये दीवार नहीं बननी चाहिए, और जो हमारा ट्रेड चल रहा था उसको हमको क्या है, चलाते रहना है। तो इसको अपना सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी शिप में किसको बुलाया, बहादुर शाह को बुलाया। और जैसे ही शिप में बुलाया, खाना पीना खिलाया, उसके बाद इसका असैसिनेशन कर दिया, यानी कि इसको क्या कर दिया, मार दिया। तो इतना कुछ हुआ था इस सिनेरियो में। उसके बाद नीनो दी चूना का उतना ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है। 1537 में क्या कर देते हैं, आपका ये बहादुर शाह को मार लेता है, फिर गुजरात भी इनके अंडर आ जाता है, ठीक है। अब जो भी हम पढ़ेंगे, हमने फ्रांसिस्को डे अल्बर्गो डी अल्बकर और नैनो दी चूना के बारे में जो भी हमने मेन मेन चीज़ें पढ़ी, ये अब लगभग लगभग हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हुगली का जो, बंगाल का जो इलाका है उधर क्या हुआ था, थोड़ा सा वो हमारे लिए क्या रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। वो हमारे लिए थोड़ा सा क्या रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है। अब जैसे ही क्या किया हुगली पे, अब सी पे तो ये लोग काफ़ी, नेवल इनकी जो स्ट्रेटजी है और जो इनकी शिप बिल्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी। तो इनको शिप में, सी में इधर उधर जाने से तो कोई रोक नहीं सकता है। तो ये कहाँ पहुँच के, बे ऑफ बंगाल में जाके, वेस्ट वेस्ट बंगाल में हुगली पे। लेकिन एग्जैक्ट हुगली पे नहीं रहे, एक जगह पड़ती है, कौन सी, सतगांव करके। कौन सी? सतगांव करके एक जगह पड़ती है, ठीक। आपकी कौन सी जगह? सतगांव करके क्या पड़ती है, एक जगह पड़ती है। वहाँ इन्होंने अपना क्या बनाया, बेस बनाया। और वहाँ ये पायरेसी करने लगे। पायरेसी किस चीज़ की करने लगे कि बे ऑफ बंगाल में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और किस प्रकार का वहाँ ट्रेड चलता है, ये सब वो जानकारी कहाँ देने लगे, हेडक्वार्टर में देने लगे। एक पॉइंट हमारा नीनो दी चूना में रह गया, इसने क्या करा था ना, कैपिटल चेंज करी थी, ठीक है। क्या करी थी? कैपिटल चेंज करी थी। कहाँ से कहाँ ले गया था ये? कोचीन से गोवा। कहाँ? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोचीन से गोवा, कोचीन टू गोवा इसने क्या करी थी, कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, किसने? नीनो दी चूना ने। चलो अब हम फिर से आते हैं, ठीक है। अब बेस बना दिया इन्होंने, कहा सतगांव में। और वहाँ से थोड़ा बहुत दिक्कत करने के लिए ट्रेड रेड भी करने लगे। और उसके बाद पायरेसी कर रहे हैं कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब
1579 में, अब देखिए कितना आगे हमें जा, अभी इसके बीच में भी हम पढ़ेंगे जब यूरोपियन कंपनियां और यूरोपियन कंपनी आएंगी, डच आएंगे, फ्रेंच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, तो इनके बीच में बहुत सारे बैटल होते हैं। तो क्या क्या इनके बीच में जो अभी हम टाइम जंप देख रहे हैं, इनको देख के ऐसे वो नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होता है कि इतना ज़्यादा टाइम जंप कैसे हो रहा है। तो ये अगर हम अभी पुर्तगीज़ पढ़ रहे हैं, तो पुर्तगीज़ का जहाँ जहाँ पे सिग्निफिकेंस है, वो टर्म हमको, वो जो ईयर का गैप है, वो जो ईयर एग्जैक्टली है, वही वही ईयर हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये टाइम जब हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब अभी हम जब आगे को पढ़ेंगे, अगली कंपनीज जब आए, अगले जो देश आएंगे, डच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे, डेनिश आएंगे, तो जब हम इन सबको मिक्स करके देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय सिनेरियो था, तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो अभी हमें पुर्तगीज को फोकस रखते हुए पढ़ना है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सीधा हमको टाइम जंप देखने को मिल रहा है। तो 1579 में क्या आता है, एक फरमान आता है, इंपीरियल फरमान। उसमें मुगल थे, अपने फरमान वो निकालते रहते थे। तो वहाँ अब क्या मिल गई, पुर्तगीज को फुल्ली मोनोपोली मिल गई कि क्या, आप क्या कीजिए, हुगली वाले इलाके, वेस्ट बंगाल वाले इलाके में ट्रेड करिए। अब जैसे ही ये आपके फरमान निकले, तो वो लोग बिल्कुल मोनोपोलाइज हो गए, और वहाँ जितने भी आपके क्या शिप हो थे, वो थे, उनको लूट पाट ये लोग मचाने लगे। ठीक है, अब वो सिर्फ वहाँ पे ट्रेड नहीं करते थे, हमें लग रहा है कि वो स्पाइसेस बेचते थे, और जितने भी जो सिल्क वगैरह है सिर्फ यही बेचते थे, बहुत अच्छे तरीके से वेल बिहेव्ड ट्रेडर्स के जैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं था, वो लोग बहुत सारी वहाँ पे क्या करते थे, इलीगल एक्टिविटी भी करते थे, जैसे स्लेवरी, वो को स्लेवरी करवाते थे, बच्चों को, औरतों को बेचा करते थे, और भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ वो उस रीजन पे करते थे। कहाँ, हुगली वाले रीजन पे। तो एक बार क्या हुआ, तो एक बार क्या हुआ, अब शाहजहाँ के आ गए, रीन पे आ गए, ठीक है। तो शाहजहाँ की जो वाइफ थी, कौन, मुमताज, उनकी दो स्लेव्स थी, मुमताज, उनकी क्या थी, दो स्लेव थी, उनको इन्होंने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। तो अब ये बड़ा दिक्कत वाली बात होगी। तो शाहजहाँ, मुमताज़ ने शाहजहाँ को बोला कि मेरी स्लेव को उसने, उन्होंने कैप्चर कर लिया, कि इन्होंने, पुर्तगीज़ ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो उस समय बंगाल में जो राज कर रहा था, बंगाल की जो सूबेदारी थी, वो किसके पास थी, कासिम खान के साथ, उसके पास थी। तो कासिम खान ने क्या करा, पुर्तगीज़ को बोला कि नहीं भाई, इनको क्या कर दो आप, इनको क्या करो, छोड़ो। तो पुर्तगीज़ नहीं माने, तो क्या हुआ, बैटल हुआ। तो इस बैटल में क्या हुआ, पुर्तगीज़ थोड़ा बहुत क्या हुआ, हार गए, और वहाँ से उनको क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हुगली वाले इलाके पे उनका थोड़ा सा क्या हुआ, वर्चस्व कम हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो पुर्तगीज़ थे, उनका सिग्निफिकेंस क्या पड़ा इंडिया पे। ठीक है, उनका क्या सिग्निफिकेंस क्या पड़ा। देखिए, सबसे पहले तो कल्चरल क्या किया इन्होंने, कल्चरल में ये ना बहुत ही ज़्यादा अपने रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, मतलब क्रिश्चियनिटी को इन्होंने यहाँ बहुत क्या करा, अपना स्प्रेड करा। तो आपका इनके एक पोप जो थे, वो आए इंडिया में, उनका नाम था सेंट जेवियर। क्या नाम था, सेंट जेवियर उनका नाम था। ये इंडिया में आए, तो इन्होंने ना एक पूरे पूरे कम्युनिटी को, एक तो कौन, परवार्स, परवार्स, ये फिशरमैन ट्राइब थी, फिशरमैन ट्राइब थी। कहाँ, आपका कोरोमंडल कोस्ट पे, कौन से, कोरोमंडल कोस्ट पे। इनको टोटली कन्वर्ट कर दिया, कहाँ, क्रिश्चियनिटी पे। ठीक है, और दूसरे थे मुक्कूवर्स, मुक्कूवर्स, मुक्कूवर्स कहाँ थे, मालाबार कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे। ठीक है, तो अब ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इस पे नहीं जाएंगे, बस हम इतना जान लेते हैं कि सेंट जेवियर जो थे, वो आए थे, और उन्होंने बहुत बड़े मासेस मासेस को क्या किया था, क्रिश्चियनिटी पे, वहाँ पे क्या किया था आपने, इनको कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो एक तो इनका ये था कि अपने रिलीजन को लेके काफ़ी ज़्यादा क्या थे, सेंसिटिव थे, और उसको क्या करना चाहते थे, आपका इंडिया में स्प्रेड करना चाहते थे, किसको, आपके इसको, क्रिश्चियनिटी को। और वैसे भी जो यूरोपियन थे, उनके तीन ही गोल थे, कितने गोल थे, तीन गोल हुआ करते थे वो, जब भी नई अपनी कॉलोनी बनाते थे, तो उनके तीन गोल हुआ करते थे। उनको 3 Gs भी बोलते हैं, क्या, 3 Gs, 3 Gs, जिसमें पहला जी था गॉड, यानी कि अपने गॉड को इन्होंने स्प्रेड करना है, यानी कि स्प्रेड करना है किसको, क्रिश्चियनिटी को, किसको, क्रिश्चियनिटी को इन्होंने क्या करना है, स्प्रेड करना है। जो दूसरा जी है, वो है गोल्ड, यानी कि वेल्थ, मतलब वो गोल्ड एग्जैक्टली मेटल गोल्ड नहीं है, गोल्ड मतलब वेल्थ से आप इसको क्या कर सकते हैं, एकदम
जोड़ सकते हैं कि जितना वेल्थ हो सके उस कॉलोनी से वो हमको लेनी है। तीसरा था ग्लोरी, तीसरा जो जी है वो कौन सा है, ग्लोरी। और ये था एक्सपेंशन, जो अपने एम्पायर का वो करना चाहते थे कि हमारा जो एक्सपेंशन हो वो यहाँ तक हो। जितने भी यूरोपियन कंपनीज आई वो 3 Gs पे ही काम करते थे, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो हुआ इसमें सिग्निफिकेंस कल्चरल हमने देख लिया कि वो क्या करते थे, बहुत मास लेवल पे अपना क्रिश्चियनिटी को उन्होंने स्प्रेड करा, और काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थे, और बहुत ज़्यादा क्या थे, इंटॉलरेंस थे, कि मतलब अपने धर्म को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, ठीक है। एक तो इनका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस हमें ये देखने को मिला। और ये नई नई क्या लेके आए ना, क्रॉप्स लेके आए इंडिया में, क्या लेके आए, क्रॉप्स। जैसे कि ये एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी बनाए थे, 24 या 2024 का क्वेश्चन पेपर, प्री का क्वेश्चन है या 2023, इन दोनों में से एक में क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन सी इंडिजिनस जो इंडिया के है वो इम्पोर्टेड आपका क्रॉप है। तो उसमें कुछ ऐसे ही थे, ऑप्शन थे। तो जो क्रॉप्स पुर्तगीज लेके आए थे वो हैं आपके टोबैको, उससे पहले इंडिया में टोबैको का कोई चलन नहीं था। पोटैटो, आलू, पोटैटो, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, उसके बाद चिलीज लेके आए थे इंडिया में, टोमेटो लेके आए थे, और चैश्यू नट्स, काजू आपके लेके आए थे। इतनी सारी चीज़ें कौन से ओरिजिन की हैं, ये पुर्तगीज ओरिजिन की है, ठीक है। तो ये दो मेन सिग्निफिकेंस उनके ये थे कि एक तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा क्या करा, यहाँ पे स्प्रेड करा, और उसके बाद आपका ये जो क्रॉप्स हैं उनको यहाँ इंट्रोड्यूस करा। अब देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगीज पावर बाद बाद में जाते जाते क्या होने लगे, डिक्लाइन होने लगी। जैसे अभी हमने देखा कि हुगली में एक ही बैटल में फिर वो क्या हो गए, डिक्लाइन हो गई। तो उस वजह से उनका क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन शुरू होना शुरू हुआ। तो अब हम वो देखेंगे कि उनके डिक्लाइन के क्या क्या कारण थे, ठीक है। सबसे पहला कारण तो उनका यही था कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो क्या थे, रिलीजियस थे। टू मच रिलीजियस रिलीजियस होने का आपका किसी एम्पायर का टू मच रिलीजियस होने का ये दिक्कत हो जाती है कि जो उनकी उनकी जो प्रजा है ना वो उन पे भरोसा करना आप थोड़ा सा क्या कर देती है, कम कर देती है। अब किसी पे ज़बरदस्ती वो फिर उन्होंने शुरू कर दिया था, क्या कहते हैं कि फोर्स वो कन्वर्जन कराते थे, बैप्टिज्म कराते थे। तो इस इन चीज़ों से, और गॉड के नाम पे बहुत सारे टैक्सेस उन्होंने लगाए हुए थे, और बहुत ज़्यादा क्या करते थे, जो लोकल वहाँ पे लोग थे उनको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, परेशान करते थे। तो रिलीजियस तरीके से लोग क्या थे, इनसे फ्रस्ट्रेटेड थे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था, मतलब वन ऑफ द बिग रीज़न था कि पुर्तगीज रिलीजियसली इनटॉलरेंस होने के कारण उनका क्या हुआ यहाँ पर, अ, बहुत बड़ा एक सेक्ट उनके हाथ से चला गया, ठीक। मतलब जो पीपल का ट्रस्ट था वो उन पे से क्या हो गया, चला गया। दूसरा, बाद में आते आते अर्ली 16 सेंचुरी या 17 सेंचुरी की बात अगर हम करें, तो आते आते ना मराठा पावर क्या हुई, राइज हुई, ठीक है। मराठा राइज हुई, और छोटी छोटी जो आपकी वहाँ पे स्टेट थे वो भी क्या होने लगे, ऊपर बढ़ने लगे। मतलब उनमें क्या हुआ, पावर आपकी राइज होने लगी, नहीं नहीं। तो उनसे लड़ाई के चक्कर में, और वो मराठा से लड़ाई के चक्कर में, मराठाओं ने फिर बाद में अनसे बैटल ऑफ आपका वो सॉरी आइलैंड ऑफ सालसेट और बसीन वापस ले लिया। तो इनसे टेरिटरी जाने लगी, बाद बाद में जाते जाते क्या होने लगे, सिर्फ गोवा, गोवा के कुछ रीजन में, मतलब मालाबार वो सॉरी हाँ मालाबार कोस्ट के कुछ ही रीजन पे फिर क्या होने लगा आपका, ये पुर्तगीज का डोमिनेंस शुरू हुआ, ठीक है। और दूसरा तीसरा जो रीज़न है डच, जो अभी हम दूसरी कंपनी पढ़ेंगे, डच ने इनको साउथ ईस्ट एशिया में नीचे के रीजन जो है वहाँ इनको हरा दिया था, फिलीपींस वगैरह में उनको हरा के वहाँ वाले डच भी फिर इंडिया में आ गए थे। तो इनका फिर एक्सपेंशन क्या होने लगा, ख़त्म होने लगा, ठीक है। ये दूसरा बड़ा इनका ड्रॉबैक था, क्या कहते हैं कि जो अदर ईस्ट इंडियन कंपनीज आ रही थी उन्होंने फिर इन पे इनके ऊपर डोमिनेंस करना शुरू कर दिया। चौथा कारण था इनका डिसऑनेस्ट होना, इनका डिसऑनेस्ट होना। अभी जब हमने नीनो दी चूना और गुजरात वाली जो बहादुर शाह
वाली जो कहानी पढ़ी कि बहादुर शाह को इन्होंने धोखा दे दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और लास्ट में पहुंचे तो उस वजह से वो जहांगीर से हार गया। तो ऐसा इन्होंने बहुत जगह किया, हुगली में, आपका बंगाल में भी इन्होंने कई बार वहाँ के छोटे मोटे जो लोकल वेंडर्स थे उनके साथ भी ऐसे ही डिसऑनेस्टी दिखाई। तो इस वजह से भी उनका क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, ठीक। और तीसरा, उसके बाद जो पांचवा जो मेन रीज़न है, उस समय तक ना ब्राज़ील डिस्कवर हो गया था, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ इंडिया में, और भी अब हम बात कर रहे हैं 16 17 18 सेंचुरी की, तो यहाँ फिर जो इंग्लिश थे उनका डोमिनेंस बढ़ गया, फ्रेंच का डोमिनेंस बढ़ गया, जो अदर कंपनीज अब यहाँ पे आएंगे उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। तो जब एक ही जगह पे बहुत सारे कंपटीशन देखने को मिलता है, तो इन्होंने क्या किया, फिर दूसरी जगह ढूंढी। तो फिर ये कहाँ चले गए, ब्राज़ील, आपका अफ्रीका वाले रीजन पे नई लैंड इन्होंने खोजी, और वहाँ फिर ये इन्होंने काम शुरू कर दिया, ठीक। तो ये रीज़न थे कि पुर्तगीज़ जो एम्पायर था वो यहाँ क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। क्या क्या थे, रिलीजियस थे, इल टॉलरेंस थे, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करना शुरू हुआ, तो लोग उससे परेशान हो गए। उसके बाद डच से इनकी राइवलरी हो गई, फिलीपींस वाले इलाके में हार गए तो वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ये डिसऑनेस्ट थे। फिर ब्राज़ील की इनकी क्या हो गई आपका, ब्राज़ील का, ब्राज़ील की जब डिस्कवरी हुई तो फिर ये बढ़ गए, मतलब आधे यहाँ रह गए, आधे वहाँ चले गए, तो इनकी पावर वैसे यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। और एक बड़ा रीज़न कि छोटी-छोटी जो मराठा थे, जो बड़े-बड़े हमारे इंडियन इंडियन ओरिजिन जो शक्तियाँ थी, फिर वो बाद में क्या होने लगी, बढ़ने लगी। जैसे मराठा है, गुजरात है, आपके वहाँ पाल्स हैं, तो ये बढ़ने लगे काफ़ी ज़्यादा, और फिर इंग्लिश का आधिपत्य होने लगा। तो फिर उस वजह से इनके बीच में छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रही, तो इनका जो डोमिनेंस था, जो इनका एक्सपेंशन था, वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया, ठीक है। और दूसरा जो अभी हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन का था नेवल का, ठीक है। पुर्तगीज का जो नेवल था, मतलब जो कोस्ट में ये लोग लड़ते थे, पानी के अंदर जो इनके जहाज थे, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के उस समय पे हुआ करते थे। उनमें कैनन भी होती थी, गन्स भी होती थी, और बहुत ज़्यादा इन टैक्टिस आती थी इनको ऑन द सी। तो इस वजह से वो अपना डोमिनेंस इंडिया में बना पाए थे। लेकिन समय आते 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 उनके साथ जो फिर उनसे ही लोगों ने सीखा, और उनसे ज़्यादा एडवांसमेंट वाली वो लेके कौन क्या बोर्ड्स लेके वो आए, और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ लड़ी। फिर उसके बाद उनका क्या हुआ, डिक्लाइन यहाँ पे शुरू हुआ, और इस तरीके से पुर्तगीज़ का जो हुआ साम्राज्य इंडिया पे। वैसे पुर्तगीज जो लास्ट तक रहे थे वो 1961 तक रहे थे। ऑपरेशन विजय चलाया था हमने, उसके बाद वहाँ से हमने उनको निकाला, मतलब गए थे पुर्तगीज गोवा से, गोवा छोड़ के और दमनदीव वाला इलाका छोड़ के 1961 तक पुर्तगीज यहाँ रहे थे। बट वो बाद में अपना हिसाब से रहते थे, तो उतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं था। लेकिन 16 17 सेंचुरी से आते आते क्या हो गया था, उनका डोमिनेंस कम हो गया था। और हमको जो हिस्ट्री में पढ़ना है, जो हमारा एग्जाम फोकस टाइट रही है, वो इतना ही है। मेनली हमको तीन लोगों के नाम याद रखने हैं, वास्को डी गामा, अल्मेडा और अल्बकर। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वास्को डी गामा इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले आया था इंडिया, अल्मेडा इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी, और अल्फांसो डी अल्बकर इसलिए कार्टा सिस्टम। ये तीन चीज़ें ही हमें याद रखनी है। और जो फिर हमने इस लेक्चर में जितना भी पढ़ा, वो सारी कहानी इसलिए क्योंकि एक फोकस रहता है, कहानी के तौर पे पढ़े तो चीज़ें हमें याद रहती है, इसलिए हमने इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया। अब लगभग लगभग पुर्तगीज़ के बारे में हम सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।